हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए ज्योग्राफी से टारगेट 35 प्लस सीरीज का सेट 2 देखेंगे। ध्यान रखें, आपको बीपीएससी पैटर्न के जैसा ही 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको निश्चित ही एग्जाम वाला फील महसूस होगा। आप इसे टेस्ट की तरह ले सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी अलग करती है। सवाल है, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी अलग करती है। ऑप्शन है घाघरा, सोन, कोसी। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी देखेंगे कि कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर ये हमारा बिहार है, ठीक है, ये अगर बिहार है तो ये बिहार देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया में कि क्या है, यहाँ पे ये कैमूर का पठार है जिसमें रोहतास और एक कैमूर, ये दो जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह से ये सोन आती हुई इधर से गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, और इधर क्या है, इस वाला एरिया में देखेंगे इधर ये छोटा नागपुर का पठार है। देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये क्या कर रही है, कैमूर का पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, बाय द वे से अगर ये देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे कि घाघरा और कोसी ये उत्तरी गंगा मैदान के सहायक नदी हैं। ठीक है, जबकि सोन जो था वो दक्षिण का था, जबकि अगर आपको पता होता कि कैमूर का पठार जो है वो दक्षिण में है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये गंगा नदी बिहार के ठीक बीच से निकली हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले नदी हमें जाकर मिलती है, जो ये यूपी और बिहार के क्या करता है, बॉर्डर बनाता है, घाघरा नदी। ठीक है, तो ये घाघरा हो गया। ठीक है, इस बात फिर देखेंगे इधर से कौन सी नदी आती है, इसके बाद ये गंडक। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे गंडक के बाद एक और नदी इधर से आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे इसके बाद आती है नदी बागमती। इसके बाद फिर देखेंगे इधर से आती है कमला। इसके बाद नंबर आता है कोसी का, और अंतिम में जो है ला करके जो मिलती हैं आने कह सकते हैं ये सबसे जो पूर्वी जो नदी मिलती है इसमें ला करके उसका नाम क्या है, महानंदा। महानंदा। ठीक है, अगर दक्षिण से बारे में बात करें हम, ठीक है, कौन कौन सी नदी ला के मिलती है इसमें, तो सबसे पहला नदी इसमें मिलती है करुणासा। ठीक है, करुणासा। इस बात फिर देखेंगे करुणासा के बाद ये नदी आती है इधर से सोन नदी। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी था। इसके बाद फिर देखेंगे कि इसके बाद आती है फल्गु। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे इधर से आती है क्यूल। ठीक है ना, और इधर से फिर लास्ट में देखेंगे अजय। वैसे अजय तो देखिए इसमें अलग कॉन्सेप्ट है इसका। अजय जो है ना, ये यहाँ पे अजय इसमें नहीं ले सकते क्योंकि अजय तो मुंगेर से निकलती हैं। ठीक है, मुंगेर से निकलते हुए देवघर में प्रवेश करती हैं, जाकर वापस से पश्चिम बंगाल में मिल जाती हैं और फिर जाकर के उसके कह सकते हैं गंगा में जाकर फिर मिल जाती हैं, तो ये उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है कुछ, जो गंगा की सहायक नदी है यहाँ पे। तो देखेंगे जो घाघरा नदी है, कोसी नदी है, तो ये कहाँ आ रहा है, ये तो उत्तर में आ रहा है, उत्तर बिहार में आ रहा है ना। तभी हमें पूछा क्या गया था कि कैमूर का पठार और छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदियाँ अलग करती हैं, ये नदी है सोन नदी। ठीक है, और सोन का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार की नदी नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार की नदी नहीं है। ऑप्शन है महानंदा, कोसी, फल्गु। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से अधिक भी ऑप्शन में है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार की नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि महानंदा, ठीक है, महानंदा उत्तरी बिहार की नदी तो है ना, ये जो आखिरी नदी है। ठीक है, इस बात कोसी नदी भी देख सकते हैं आपकी है यहाँ पे, कोसी भी है। लेकिन यहाँ देखेंगे फल्गु जो है ये आप दक्षिण बिहार की नदी है ना।
तो कह सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन फल्गु नदी। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये क्रम भी यही है, क्रम भी लगाने के लिए आ सकता है। उत्तर से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब करके क्रम में आपको बोल सकते हैं लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? ऑप्शन है घाघरा, गंडक, कर्मनाशा, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब इसका सवाल का जवाब मैंने दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है घाघरा। क्या हो जाएगा, घाघरा नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, घाघरा नदी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला है, और यहाँ पे इधर इस एरिया में क्या है, इधर यूपी है। ठीक है, तो ये जो घाघरा नदी है ये देखेंगे कि बिहार और यूपी को क्या बनाता है, ये एक बॉर्डर बनाता है। ठीक है, यानी कि यूपी और बिहार के ठीक बॉर्डर पर ये मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ से ये ला कर गंगा मिल जाती है और इसको अलग करती है बिहार को और यूपी को। ठीक है, चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? सवाल है आपके लिए। सिमरी बख्तियारपुर पुर होगा, हाँ ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है कटिहार, भागलपुर, या फिर बेगूसराय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये आपका सहरसा जिला में, ध्यान रखेंगे, सहरसा जिला में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है सहरसा। सिमरी सहरसा, सिमरी सहरसा, ध्यान रखेंगे। कटिहार में है, कटिहार में है एक है यहाँ पे झील है, उसका नाम है गोगाबिल। क्या नाम है उसका? गोगाबिल, गोगाबिल। ठीक है, गोगाबिल याद रखेंगे। और भागलपुर में आपका है, भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा जगतपुर झील। ठीक है, जगतपुर झील। जबकि बेगूसराय में तो कॉमन है, सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामसर साइड भी है यहाँ पे कांवर झील। ठीक है, दिक्कत नहीं है। एक और याद रखिए, कुशेश्वर झील, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुशेश्वर, कुशेश्वर झील, इसको याद रखें। ये है आपका कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे है ये है दरभंगा में। कहाँ पे है? दरभंगा में है। ठीक है, तो कटिहार में है गोगाबिल, भागलपुर में है जगतपुर झील, बेगूसराय में है कांवर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये आपका सहरसा में है, जबकि कुशेश्वर झील जो है वो दरभंगा में है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटी देखें तो यहाँ पे 5 झीलों के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से निकटता, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की निकटता की वजह से यहाँ पे देखेंगे जलवायु प्रभावित होता है। उत्तर में हिमालय की पर्वत की जो उपस्थिति है वो भी प्रभावित करता है, जबकि दक्षिण में देखेंगे कि जो पठार है, कैमूर का पठार है ना, इधर आपका छोटानागपुर का पठार है। ठीक है, तो ये से पठार और पहाड़ियाँ जो हैं ये भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों जो है वो करती हैं प्रभावित, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, तराई मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सवाल है तराई मृदा, तराई मृदा के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यहाँ पे, इस मृदा को बल सुंदरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 3 से 23 किलोमीटर तक चौड़ा पट्टी के रूप में विस्तृत है। और सी ऑप्शन है, यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती हैं। उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है ना ये सही है,
कि इस मृदा को बलसुंदरी मृदा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। तराई मृदा जो है ना, उस मृदा को हम लोग सुंदरी मृदा के बलसुंदरी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल सही है। और यह मिट्टी तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र किधर है ये देखेंगे कि जो बिहार, ये जो नेपाल का और बिहार का जो बॉर्डर बनाता है ना, वो वाला एरिया जो लगभग थोड़ा सा है ये यहाँ पे शुरू करेंगे कहाँ से, और पश्चिम चंपारण से ले करके ये यहाँ पे जो लास्ट में जो जिला है बिहार का, किशनगंज है ना, तो ये एरिया देखेंगे जो सटा हुआ एरिया है, वो वाला एरिया क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र। ठीक है, तो उसी बारे में ये बात कर रहा है कि यह मिट्टी तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 3 से 23 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में विस्तृत है। यह बात सही है कि उत्तरी सीमा देखेंगे तराई क्षेत्र से लेकर के पश्चिमी चंपारण तक तो फैली हुई है, ये बात सही है, लेकिन 3 से 23 किलोमीटर ये चौड़ा पट्टी के रूप में ये बात गलत है। 3 से 23 नहीं है, 3 से 8 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, और बाकी सी ऑप्शन में क्या है, यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, तो यह बात सही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तराई मृदा में धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, तो ये सही है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो 2 कथन सही देखने को मिला, आने की उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही कथन है। ठीक है, बी भी ऑप्शन सही था, बट यहाँ पे लिखा है 3 से 23 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में है। 3 से 23 मतलब इतना चौड़ा नहीं, इतना 3 से 23 नहीं, ये इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है जयनगर जल विद्युत परियोजना, सवाल है जयनगर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। सवाल है जयनगर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। रोहतास में है, गया में है, या पश्चिम चंपारण में है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ठीक है, सही आंसर क्या है, रोहतास है। जयनगर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है, ये रोहतास जिला में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रोहतास में और भी कोई परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि सेबरी। ठीक है, याद रखेंगे सेबरी। ठीक है, सेबरी जल विद्युत परियोजना यहीं पर है। इसके अलावा सिरखिंडा, ठीक है, सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर है। ठीक है, और एक और है, उसका नाम है आपका नासरीगंज। हाँ ठीक है, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर है। और एक और ही नाम याद रख सकते हैं, ढेलाबाग। ठीक है, ढेलाबाग। सेबरी, सिरखंडा, नासरीगंज और ढेलाबाग, साथ साथ में जयनगर जल विद्युत परियोजना, ये सभी रोहतास जिले में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें हम पश्चिम चंपारण में, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है आपका, पश्चिम चंपारण में है, जबकि रोहतास में सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पूछा गया है कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है रेशम उद्योग भागलपुर, सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर, कांच उद्योग नालंदा। उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है रेशम उद्योग भागलपुर, ये सही है, रेशम उद्योग भागलपुर में है। ठीक है, रेशम उद्योग और तसर जो है वो तसर, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो उद्योग है वो भागलपुर में, दोनों का भागलपुर में ही होगा। बात करें हम सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना, तो ये मुंगेर में है, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिगरेट, ठीक है, सिगरेट और ये आपका बंदूक कारखाना जो है ये मुंगेर में है, ये सही है। ठीक है,
इसके बाद फिर देखेंगे हम कांच उद्योग के बारे में। तो ये आपका नालंदा में नहीं है, कांच उद्योग आपको देखने को मिलेगा पटना में। ठीक है, तो पूछा गया यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी ए और बी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, दूध उद्योग प्राथमिकी की गतिविधि है। दूध उद्योग जो है प्राथमिक की गतिविधि है, लेकिन दूध उत्पादन बेचना एक गतिविधि है। तो मैंने कहा था अगर आप सेलिंग में जाएंगे, ठीक है, किसी चीज़ का आप सेल कर रहे हैं, किसी चीज़ का सर्विस दे रहे हैं, तो वो तृतीयक सेक्टर में आएगा। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो द्वितीयक में आएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जितना भी है वो सभी द्वितीयक प्रोडक्ट में आएगा। जबकि कृषि से संबंधित जो भी है या खनन से बारे में बात करें, कोई चीज़ को उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है, जो पहली गतिविधि देखने को मिल रहा है वो सभी क्या कहलाएगा, प्राथमिक गतिविधि। तो यहाँ पर देखिए दूध का जो उद्योग है वो प्राथमिक गतिविधि है, तो बात सही है। लेकिन कह रहा है क्या कि अगर दूध उत्पाद को हम क्या करें, फिर बेच रहे हैं, तो बेचने का काम क्या हो रहा है, सर्विस दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक। ठीक है, ये तृतीय गतिविधि में आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दूध से अगर मान लो हम बेच अगर बेच करके अगर वो दूध उत्पादन मैंने किया, ठीक है, दूध उत्पादन किया, दूध मैंने दुहा और उसके बाद फिर क्या किया, इसको बेच दिए, कहाँ चला गया, वो फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री में उसको क्या कर रहा है, पनीर वगैरह बना रहा है। तो जो बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो पूछा जाएगा वो किस गतिविधि में आएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, वो द्वितीय गतिविधि में आएगा। और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया फिर उसको जाकर मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो जो बेचने वाला काम हो रहा है ना, वो तृतीय गतिविधि में आ जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, जोवियन और स्थलीय ग्रहण के बीच विभिन्न छोटे पिंडों को के रूप में जाना जाता है। जोवियन और स्थलीय ग्रहण के बीच, ग्रह नहीं ग्रह होना चाहिए, स्थलीय ग्रह के बीच विभिन्न छोटे पिंडों को के रूप में जाना जाता है। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर नक्षत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। जोवियन और स्थलीय ग्रह के बीच के जो विभिन्न छोटे छोटे पिंड होते हैं उससे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट चट्टान में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। सवाल है, ग्रेनाइट चट्टान में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है, आपको बताना है। जीवाश्म का, मूल संयोजन का, सिलिका का, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म। क्या हो जाएगा, जीवाश्म इसका सही आंसर है। ठीक है, देखेंगे आप ग्रेनाइट जो चट्टान है उस जीवाश्म में उसमें बिल्कुल कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जीवाश्म तो मिला नहीं है। और सादी चट्टान होता तो उसमें आपको जीवाश्म भर भर के देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट चट्टान के बारे में बात हो रहा है, तो ग्रेनाइट चट्टान में आपको मूल संयोजन देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा, जीवाश्म के जो है जीवों का अंश देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई थी। अब नेबुलर जो परिकल्पना है आप बहुत सुने होंगे इसके बारे में। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश यानी कि कह सकते हैं उससे संबंधित है ये। ठीक है, सूर्य प्रकाश नहीं कहेंगे, सूर्य सौरमंडल जो है ना, तो ये इसके बारे में जो भी कल दी गई है वो नेबुलर परिकल्पना उसको कहा जाता है। तो ये 1796 में दी गई थी। ये बताना है आपको कि किसने दिया था ये नेबुलर परिकल्पना। ऑप्शन है आपका लाप्लास, आर एस मॉर्गन, टी.सी. चैम्बरलिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका लाप्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो नेबुलर परिकल्पना है ये लाप्लास के द्वारा 1796 में दिया गया था। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा जी, ये नेबुलर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर हिंदी में दे दिया रहे निहारिका तो आप इसे नेबुलर ही समझेंगे, निहारिका। ठीक है, निहारिका परिकल्पना या नेबुलर परिकल्पना दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसी परिकल्पना में देखेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ये अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के फलने फूलने का कारण है। ठीक है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जो अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के फलने फूलने का कारण है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं,
यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के करीब स्थित है, या फिर तूतीकोरिन बंदरगाह था, किसी पहुंच आसान है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा सही हो जाएगा आपका, इसे सही हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह तक इसकी पहुंच आसान है, या फिर भारत सरकार की औद्योगिक नीति। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के करीब स्थित है। इसीलिए देखेंगे कि अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग जो है वो फलने फूलने का कारण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पेटी लौह अयस्क और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण पेटी, छोटानागपुर का पेटी या हिमालय पेटी? उपयुक्त में से एक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? बताइए, इसे कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका छोटानागपुर पेटी। ये जो छोटानागपुर का जो पेटी है, ठीक है, जिसमें देखने को मिलेगा आपको झारखंड, खास करके ज़्यादा क्षेत्र इसमें आता है झारखंड, तो ये देखेंगे सही आंसर बी हो जाएगा, छोटानागपुर पेटी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे खनिज पेटी लोहा और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये छोटानागपुर का पेटी। नेक्स्ट है, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ तरंगें प्रकट नहीं होती हैं कहलाती हैं। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर तरंगें प्रकट नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? ऊपरी केंद्र, हाइपोसेंटर, छाया क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ तरंगें प्रकट नहीं होती हैं उसे हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि दर्शाती है? सवाल है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि दर्शाती है? ऑप्शन है मध्यमंडल और बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछा क्या गया था सवाल में कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत है जहाँ ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि दर्शाती है? तो ये है समताप मंडल से। जब वायुमंडल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ऊंचाई के साथ वृद्धि में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वृद्धि होगी ऊंचाई में, तो तापमान में क्या होगा, वहाँ पे वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान में एक नाम दलदली, नम नहीं होगा, नम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। चलिए सवाल है, उत्तरी मैदान में एक नम दलदली और कीचड़ का क्षेत्र को कहा जाता है? जो खालिस्तान पूछा है, यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है। उत्तरी मैदान में एक नम दलदली और कीचड़ का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर, तराई या फिर खादर? उपयुक्त में से अधिक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर अभी तक का मेरा वीडियो को अच्छा ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर मिल गया होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार में, खास करके बिहार देखेंगे तो बिहार का जो उत्तरी मैदान का जो एरिया है, बाउंड्री है, जो नेपाल वाला एरिया में है ना, जो बताए थे पट्टी के बारे में। ठीक है, 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा था ना पट्टी, वही पट्टी क्या है, तराई क्षेत्र वाला है। तो उत्तरी मैदान में एक नम दलदली और कीचड़ का क्षेत्र है, वो क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ये पट्टी ध्यान रखेंगे कैसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही, आपको यूपी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यूपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे कि वो जो तराई क्षेत्र यूपी में, वहाँ पर आपको एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वही उसी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, ये जो आपका यूपी में है। तो तराई क्षेत्र कैसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही है, आपको कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक नहीं है? क्योंझर, दुर्गापुर, बस्तर? उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। पूछा गया है कि कौन भारत में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका क्योंझर तो है। ठीक है, अग्रणी उत्पादक है ये। ठीक है, और बस्तर भी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दुर्गापुर नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये दुर्गापुर जो है ये अग्रणी उत्पादक नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे क्योंझर और बस्तर आपका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, वैसे ये जो दुर्गापुर है ना, ये दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और ये अपने स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ना, स्टील प्लांट के लिए
प्रसिद्ध है और किसकी मदद से ये इसका स्थापित किया गया था? ये ग्रेट ब्रिटेन जो है ना उसकी मदद से ये स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अश्व अक्षांशों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, सवाल पूछा क्या गया है, अश्व अक्षांशों को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है उप उप उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब बेल्ट, बी ऑप्शन में है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट, सी ऑप्शन में है उप ध्रुवीय निम्न का बेल्ट। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए मुझे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट। ठीक है, अश्व अक्षांशों को हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे हम ये पूछें कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट किन अक्षांशों के बीच स्थित है तो क्या बताएंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए अश्व अक्षांश जो है ना ये भूमध्य रेखा के, ये जो भूमध्य रेखा है उसका लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसके बीच वाला जो पेटी है इसी को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट। ठीक है, और इसी को इसका जो नाम है वो क्या है? अश्व अक्षांश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसके बीच की जो पट्टी है इसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन है टाइगर रिजर्व, सुंदरी का पेड़ या फिर सदाबहार वन। क्या कारण था कि सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है, और केरल। देखिए इसका टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए अब सही हुआ। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, बात करें हम कि ये कौन सा उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे उस जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है उसका जलप्रपात का? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात। अच्छा, किस जिला में है ये शिमोगा जिला में। ठीक है ना, शिमोगा जिला में है ये। किस जिला में? शिमोगा जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? इसकी ऊंचाई लगभग 445 किलोमीटर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 445 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि किस नदी पर स्थित है तो क्या बताएंगे आप? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका जवाब होना चाहिए वराही नदी पर। किस नदी पर है ये है वराही नदी। ठीक है, वराही नदी पर स्थित है ये कुंचिकल जलप्रपात, जो शिमोगा जिला में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 445 मीटर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से या फिर गोमुख ग्लेशियर से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका सतोपंथ ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतोपंथ ग्लेशियर से देखेंगे कि अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? सवाल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पेड़ों की जड़ें दलदल क्षेत्र से निकलती हैं, बी ऑप्शन में है पेड़ों के तने की जड़ें हर तरफ होती हैं, और सी ऑप्शन में कि पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों का तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में तीनों कथन सही है, अर्थात यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। तीनों कथन सही है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है गंगा सोन जल विभाजन, ठीक है, तभी हमने देखा ऊपर में ही, है ना, तो गंगा सोन जल विभाजन जो है ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा मैदान, सी ऑप्शन में है मिथिला मैदान। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सवाल समझ में आया ना? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि गंगा सोन जल विभाजन करता है, गंगा मैदान भी करता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता मगध का मैदान, ठीक है, तो ये भी करता है, ठीक है, लेकिन हम बात करें मिथिला मैदान का, ये नहीं करता है भारत के साथ ये अपना साझा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन है श्रावस्ती, उज्जैन, विदिशा, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? श्रावस्ती, उज्जैन या विदिशा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उज्जैन, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र था? उज्जैन था, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा लौह और इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा शासित नहीं है, ठीक है। सवाल क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा शासित नहीं है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लोहा कर लीजिए, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा शासित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पूछा गया है कि कौन सा लोहा और इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा शासित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि दुर्गापुर, ठीक है, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा शासित होता है, राउरकेला भी होता है, जबकि कुल्टी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शासित नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये कुल्टी है ना, ये कुल्टी स्टील प्लांट जो है ये भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी के द्वारा शासित होती है, ठीक है। किसी द्वारा? भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी के द्वारा शासित होती हैं, ठीक है। और कुल्टी स्टील जो प्लांट है वो एशिया का सबसे पुराना स्टील प्लांट भी है। ध्यान रखेंगे ये जो कुल्टी है ये एशिया का सबसे पुराना स्टील प्लांट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अच्छा ये है कहाँ कुल्टी? कुल्टी है आपका ये वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है। बाकी दुर्गापुर, राउरकेला बारे में तो कॉमन सा जानते ही होंगे आप लोग, है ना। दुर्गापुर भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है, जबकि राउरकेला आपका उड़ीसा में है, ठीक है। राउरकेला किस मदद से स्थापित किया गया था? तो ये जर्मनी, है ना, जबकि दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से किया गया था। और बाकी बात करें हम भिलाई जो था, भिलाई वो किया गया था रूस की मदद से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल में चौथे और पांचवें ग्रह की कक्षा के बीच का स्थान किसके द्वारा अधिकृत है? धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, सवाल वही है कि मंगल ग्रह, ठीक है, सवाल यही है। चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। और हाँ ठीक है, मंगल ग्रह। और पांचवा हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह, है ना। तीसरी ग्रह के बीच में पूछा जा रहा है कि कक्षा के बीच का जो स्थान है वो किसके द्वारा अधिकृत है? धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह, है ना। तो क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, ठीक है। चौथे स्थान पर मंगल और बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या देखने को मिलता है? ये क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है। सवाल है पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे राजस्थान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान इसका सही आंसर है, जहाँ पे देखेंगे कि पुरुष और महिला का जो साक्षरता है उसमें में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे भी राजस्थान का प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री है कौन है, जो नए नए बने हैं अभी, है ना, तो ये है भजन लाल शर्मा जी, है ना। अच्छा, यहाँ पे राज्यपाल भी कौन है, कलराज मिश्रा जी हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ का लिंगानुपात अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कितना है, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 928। कितना है, 928 है। लोकसभा सीट के बारे में पूछा जाए, अभी चुनाव भी हो रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का सीट पूछ लिया जाए यहाँ पे, लोकसभा सीट, तो ये है 25। कितना है, 25 है। यहाँ पे एक नृत्य है जो फेमस है, उस नृत्य का नाम है घूमर। क्या नाम है, घूमर। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं आप। बाकी बिहार में तो जानते हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर है सबसे कम है। ठीक है, ये सबसे गरीब देश में भी आता है। बाकी केरल में ध्यान रखना है कि वहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, चाहे महिला के बारे में बात करें चाहे पुरुष के बारे में बात करें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य स्थान में चीनी उद्योग मौजूद नहीं है। बताना आपको किस राज्य में चीनी उद्योग मौजूद नहीं है, महाराष्ट्र, कोलकाता या फिर तमिलनाडु। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है कि में निम्नलिखित में से किस राज्य या स्थान में चीनी उद्योग मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र में तो है, तमिलनाडु में है, लेकिन कलकत्ता में देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कहाँ मौजूद नहीं है, कलकत्ता मौजूद नहीं है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। बात करें तो यूपी में भी है। ठीक है ना, यूपी में भी देखने को मिलता है चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पतरातु, तापीय, कल्पकम, नाभिकीय, कोरबा, कोरबा, पवन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पतरातु जो है ये क्या तापीय से संबंधित है, कल्पकम नाभिकीय संयंत्र से संबंधित है, या फिर कोरबा जो पवन संयंत्र है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पतरातु में देखेंगे कि तापीय, ये जो है ना तापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पतरातु में देखने को क्या मिलता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, बाकी बात करें हम कल्पक्कम में, तो यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भी सही है। कोरबा में पवन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोरबा में देखने को ये नहीं मिलता है पवन ऊर्जा। ठीक है, कोरबा में देखने को मिलता है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत है। और ये कोरबा जो है प्लांट है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पवन ऊर्जा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पतरातु देखेंगे तापीय ऊर्जा संयंत्र है, सही है। जबकि कल पक्का में देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। सवाल है, भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह जो है स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। ऑप्शन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। बी ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। सी ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये तीनों देखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। भिलाई जो है ये रूस के मदद से बनाया गया था। ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया था। जबकि बात करें दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर ही जो है ये ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। जबकि बात करें हम राउरकेला, तो राउरकेला जर्मनी की मदद से बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पूछा है सत्य है। पहला ऑप्शन में है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन में है छोटे नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। सी ऑप्शन में है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर है।
भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो नागपुर में, ये सही है। जबकि छोटे नागपुर का भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अधिनियम की जो स्थापना है 1851 में की गई थी, ये भी सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई और इलेक्ट्रॉनिक्स मैंगलोर। यहाँ पे देखेंगे कि जो सही है ये पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, ये सही है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंगलोर को नहीं कहा जाता है, ये होना चाहिए यहाँ पे बंगलौर, ठीक है, ना कि मैंगलोर। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही है? ए और बी यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती हैं? सवाल है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती हैं? पीर पंजाल दर्रा से, जोजिला दर्रा से, या बनिहाल दर्रा से, या उपयुक्त में से सदिक होगा, ये में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल दर्रा से, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा से देखेंगे कि यहाँ पे जवाहर सुरंग गुजरती हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर सुधार लीजिए। इस पीर पंजाल नहीं होगा, ठीक है, पीर पंजाल नहीं होगा। जवाहर सुरंग के बारे में बात हो रहा है ना, तो ये होना चाहिए, इसका सही आंसर जो होगा ये होगा बनिहाल दर्रा से गुजरती हैं, ठीक है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखेंगे जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है, ना कि पीर पंजाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? ऑप्शन है गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, केरल तटीय नहर जलमार्ग। उपयुक्त में से सदिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल तटीय नहर जलमार्ग, ठीक है। कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? केरल तटीय नहर जलमार्ग से जोड़ती हैं, ये ध्यान रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे, या हाँ ठीक है, सी ऑप्शन चाहिए होगा, यहाँ पे ABC होना चाहिए था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बिहार के बारे में बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण, गया या रोहतास। उपयुक्त में से सदिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण जो है वो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वी 365 दिन में 4, ये थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे होना चाहिए ये 4 यहाँ हटाइए और इसको लेकर के यहाँ पे, ठीक है। 365.1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन में है कि प्रत्येक चौथे वर्ष 29 के बदले 28 दिन का होता है। पूछा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन है वो तो सही है कि पृथ्वी 365.4 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है, बात सही है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन को मानते हैं, जबकि सुविधा के लिए क्या कहते हैं 6 घंटों को इसमें हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और प्रत्येक चौथे वर्ष में 29 के बदले 28 दिन का होता है, ये गलत है। 29 के बदले कितना होता है? 28 के बदले 29 दिन का होता है, ये कथन गलत है। उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है 28 के बदले 29 होना चाहिए, ना कि 29 के बदले 28। तो यहाँ पे सी कथन गलत है, जबकि ए बी यहाँ पे सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। विकल्प का चुनाव करना है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बी ऑप्शन में है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती हैं। सी ऑप्शन में है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। बी ऑप्शन में है ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है।
सी ऑप्शन में है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। कौन सा कथन सही पूछा है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि देखेंगे कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है, ये गलत है। ग्रीन हाउस गैस ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को मान सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बढ़ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बढ़ने से कतई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा वह हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। दो वायु क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। बी ऑप्शन में है, वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन में है, दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि सही है ये कि दो वायु क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। बी ऑप्शन में है कि वायु दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं तो हवा उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ठीक है, वायु दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं तो हवा उत्पन्न होती है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन में लिखा है कि दो वायु क्षेत्र में दाब जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही कम होगी। यहाँ पे लिखा था अधिक होगी, तो जब ये सही हो गया तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा, या तो ये सही होता है ये गलत होता, लेकिन यही सही है तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ये अरबी सही है, तो उपयुक्त में से देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।